हायाटस ये एक ऐसा वर्ड होगा जो कि मांगा रीडर्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अगर तुम ताकेहिको इनोए या तुम वैगाबॉन्ड के फैन हो, आई एम श्योर तुम इस वर्ड से बहुत ज्यादा फैमिलियर होगे कि अब वैगाबॉन्ड को हायाटस पे गए हुए 11 साल होने वाले हैं और अब तक भी उसके रिटर्न की कोई भी न्यूज नहीं आई है। तो आजकल जो बोला जाता है ताकेहिको इनोए ने वैगाबॉन्ड को अबैंडन कर दिया है या उसे क्विट कर दिया है, क्या वो सच है? इस सब के बाद एक सवाल तो जरूर आता है, क्या वैगाबॉन्ड कभी वापस आएगी? अगर हाँ, कब? और अगर नहीं, तो क्यों? 12 जनवरी 1967 कागोशिमा जापान। ताकेहिको इनोए बॉर्न होते हैं। शुरू से ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग और वो हमेशा से एज्यूम करते थे कि वो एक आर्टिस्टिक फील्ड में ही जाएंगे आगे जाकर, लेकिन वो उस डायरेक्शन को लेकर श्योर नहीं थे इतना। अब जापान में मांगा पढ़ना बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन स्टिल एक मांगा आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ा डिसीजन है। ताकेहिको इनोए के केस में भी ऐसा ही था, लेकिन ये भी तब तक ही था जब तक वो अपने हाई स्कूल को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कि उन्होंने अपने जूनियर हाई स्कूल में 2 क्लब ज्वाइन करे, एक तो केंडो का और एक बास्केटबॉल का। और वो पता है क्यों करा था? टू इम्प्रेस गर्ल्स। लेकिन उनके साथ कुछ अलग ही होता है, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया था, खासकर बास्केटबॉल में तो बहुत ही ज्यादा। वैसे तो उनकी बास्केटबॉल टीम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल जो एक्सपीरियंसेस थे उन सब की वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। फॉर्चुनेटली उसी टाइम के अराउंड वो एक मांगा को भी डिस्कवर करते हैं जिसका नाम था दोकाबेन। इस मांगा के बारे में तुम्हें ऑनलाइन इतना कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता चला है, ये एक बेसबॉल मांगा है और ये मांगा टीम स्पिरिट जैसे चीजों को एक्सप्लोर करती है, जिस वजह से ये उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और उन्होंने इस मांगा को डिस्कवर भी उस पॉइंट पर करा था अपनी लाइफ में, जब वो बहुत ज्यादा अनश्योर थे अपनी लाइफ को लेकर कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। एट द एंड ऑफ हिज सीनियर ईयर्स इन हाई स्कूल वो डेस्परेटली एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, बट उन्हें लगता था कि उनकी स्किल अभी इतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है कि वो परस्यू कर सके फाइन आर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज। एंड या इट्स प्रिटी आयरॉनिक, यही है जो आगे जाकर ऐसे पैनल्स को ड्रॉ करने वाले थे जिसको तुम पूरा दिन बैठ के देख सकते हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने कोई ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा अपनी आर्ट ट्रेनिंग को लेकर, बल्कि उन्होंने लिटरेचर को परस्यू करा आगे जाकर, जिसे तुम कह सकते हो कि अच्छा तभी ये इतने ज्यादा फिलोसॉफिकल कोट्स लिख सकते थे, इतने ज्यादा डीप कैरेक्टर्स को वो क्रिएट करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने अपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर लिया था। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे वो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को शोनेन जंप रूकी कॉन्टेस्ट में भेजते रहते थे। इवेंचुअली उनके वर्क को नोटिस भी करा गया बाय एन एडिटर जिनका नाम था ताइजो नाकामुरा, जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करा आगे ड्रॉ करने के लिए। इवन उनकी हेल्प भी करी एक प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट का असिस्टेंट बनने में, और उस प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट का नाम था ओजो सुकासा, जो कि काम कर रहे थे पॉपुलर सीरीज पर जिसका नाम था सिटी हंटर। और वो वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, जिस वजह से आगे आने वाले साल जो कि था 1988 में वो एक वन शॉट मांगा को भी शुएशा को भेजते हैं फॉर द सेमी एनुअल अजूका कॉन्टेस्ट। इवेंचुअली वो उसको विन भी करते हैं और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, खासकर बिगनर मांगा आर्टिस्ट के लिए। और अगर मैं बात करूँ इस वन शॉट मांगा के बारे में, ये एक बास्केटबॉल मांगा थी अगेन, जो कि उनका फेवरेट स्पोर्ट भी था। और अब वो रेडी थे, जो भी अब तक उन्होंने लर्न करा है वो अपना सब कुछ इधर देने वाले थे, जिस वजह से वो काम करना स्टार्ट करते हैं कमेलियन जेल के ऊपर। बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैं इधर स्लैम डंक का नाम लेने वाला हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इस मांगा में वो काम कर रहे थे एज अ इलस्ट्रेटर अलोंग साइड काजुहिको वातानाबे, जो कि एंड ऑफ द जुलाई से 16 अक्टूबर 1989 तक चलती है। एंड या इसके थोड़े बहुत ही वॉल्यूम्स आते हैं, एंड ऑनेस्टली ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, जिस वजह से अब इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अकेले काम करेंगे। आगे जाकर ये चीज अच्छे से काम करती है कि अब जो वो वर्क लाने वाले थे इस मांगा इंडस्ट्री के सामने, वो पूरे जापान के कल्चर को इम्पैक्ट करने वाला था एक तरीके से। या आई एम टॉकिंग अबाउट स्लैम डंक। 1990 जो भी उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस करा था अपने हाई स्कूल में मेनली, और जो उनका पैशन था बास्केटबॉल को लेकर, वो हमें स्लैम डंक में देखने को मिलता है, जो कि एक मैसिव सक्सेस भी थी, खासकर इसके आर्ट स्टाइल की वजह से। एंड जस्ट आफ्टर 3 इयर्स स्लैम डंक को एक टीवी एनिमे अडेप्टेशन भी मिलता है, जो कि बास्केटबॉल की पॉपुलैरिटी जापान में अलग ही लेवल पर ले जाता है। आई कांट टेल यू कि इस मांगा ने क्या कल्चरल रेवोल्यूशन लाया था जापान के अंदर बास्केटबॉल को लेकर। इतना ही नहीं, आज तक भी स्लैम डंक
डंक ने 185 मिलियन कॉपीज को सोल्ड करा है। अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि वो कितने ज्यादा पैशनेट थे अपने बास्केटबॉल को लेकर। आफ्टर ह्यूज सक्सेस ऑफ स्लैम डंक उन्होंने एक और शॉर्ट ऑनलाइन मांगा को भी लॉन्च करा था जिसका नाम था बजर ईटर। और इन सब के बाद वो कंसीडर कर रहे थे अपने मांगा करियर को खत्म करने का, लेकिन उनके पास तभी एक एडिटर आता है एक नॉवल को लेकर ताकि वो उसको पढ़कर टाइम पास कर सके, जिसका नाम था मुसाशी बाय एजी योशिकावा, जो कि एक फिक्शन स्टोरी थी फेम्ड फिलोसोफर मुसाशी की लाइफ के ऊपर। उसको पढ़ने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं सके इन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने से। लेटर दैट ईयर वैगाबॉन्ड पब्लिश होने स्टार्ट होती है एंड जस्ट लुक एट द पैनल्स। जो उन पैनल्स में डिटेलिंग और परफेक्शन थी वो देखने लायक थी, और वो इन्हीं सब डिटेलिंग और परफेक्शन को कंटिन्यू रख पाते हैं इवन आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम पेन्स टू ब्रशेस, क्योंकि ब्रशेस के केस में तुम्हारे पास उतना ज्यादा कंट्रोल और फ्लूइडिटी नहीं होता है, इस वजह से डिटेलिंग लाना उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने स्विच करा ही क्यों था? ताकेहिको इनोए अकीरा कुरोसावा के वर्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। अकीरा कुरोसावा स्पेशलिस्ट थे सैमुराई मूवीज को बनाने में, उनकी बहुत बड़ी कैटलॉग थी इसको लेकर, जिस वजह से इनोए ने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करा और वो पेन से ब्रशेस पर स्विच करते हैं ताकि वो डार्क फीलिंग को कैप्चर कर सकें जो कि हमें अकीरा कुरोसावा की मूवीज में देखने को मिलता है। एंड या तुम उस चीज को नोटिस भी कर सकते हो वैगाबॉन्ड के पैनल्स में भी। एंड या ऑल दिस एफर्ट्स पेड ऑफ। वैगाबॉन्ड वाज अ मैसिव हिट। इन ईयर 2000 ही वॉन ग्रैंड प्राइज एट द 4th जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल। वो उसी साल वैगाबॉन्ड के लिए 24th एनुअल कोडांशा अवार्ड में भी जर्नल कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीतते हैं। एंड आफ्टर 2 years Vagabond won grand prize of the 6th Tezuka Osamu Culture Award, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड भी माना जाता है। और इन्हीं सब के साथ वो 1999 से ही एक और बास्केटबॉल मांगा पे काम कर रहे थे जिसका नाम था रियल। और वो इस मांगा को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए थे व्हील चेयर बास्केटबॉल को देखकर। वो सभी इमोशंस हमें रियल मांगा में भी देखने को मिलते हैं। इतना कुछ अच्छा चल रहा है, अब तुम्हें पता है कि यहाँ से स्टोरी कहाँ जाने वाली है। इन ईयर 2009 अब तक वैगाबॉन्ड और रियल मांगा रेगुलरली और सक्सेसफुली पब्लिश हो रहे थे। इसी वक्त वो एक इंटरव्यू देते हैं जापानीज न्यूज़पेपर को और बताते हैं कि 1 या 2 साल में वैगाबॉन्ड एंड हो जाएगा। बट इन नेक्स्ट ईयर समर के अंदर उनकी तबीयत खराब होने स्टार्ट होती है, जिस वजह से दोनों ही सीरीज हाइएटस पे चली जाती हैं। इवन आफ्टर रिकवरी वो रियल मांगा पे तो काम कर रहे थे लेकिन वो वैगाबॉन्ड पे काम नहीं कर रहे थे, और इसका रीजन सिंपल था, सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर। वो वैगाबॉन्ड के केस में परफेक्शन को चाहते थे लेकिन रियल मांगा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उनका पैशन था बास्केटबॉल को लेकर वो उसके साथ क्रिएटिव हो सकते थे एंड एट द सेम टाइम वो एंजॉय कर सकते थे ड्राइंग मांगा। बट इन मार्च 2012 वैगाबॉन्ड रिटर्न करती है और 2014 तक चलती है, लेकिन उसके बाद ताकेहिको इनोए 4 मंथ का हाइएटस अनाउंस करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, जो कि नियरली 1 ईयर तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इन 2015 जनवरी वैगाबॉन्ड अगेन रिटर्न करती है। 5 चैप्टर्स उसके रिलीज करे जाते हैं और वो मई 2015 तक चलती है और उसका लास्ट चैप्टर का काउंट था 327। इंडिया उसके बाद हमें वैगाबॉन्ड का एक भी चैप्टर देखने को नहीं मिलता है। और इसी वक्त के अराउंड रियल मांगा भी हाइएटस पे थी, लेकिन वो भी 2019 में रिटर्न करती है और उसका रीसेंट चैप्टर आया था सितंबर 2024 में, और उसके बाद से ही हमें इस मांगा का भी कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलता है। तो जो एक क्वेश्चन था सबके दिमाग में, क्या ताकेहिको इनोए ने वैगाबॉन्ड को क्विट कर दिया है या अबैंडन कर दिया है? मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो वैगाबॉन्ड कब वापिस आएगा? इसका आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है अंटिल तुम ताकेहिको इनोए हो। लेकिन यार जो मैंने तुम्हें अब तक बताया है, तुम मुझसे एक चीज तो कंफर्म कर सकते हो कि जो उनका पैशन था बास्केटबॉल को लेकर वो उनकी मांगा जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बात रही वैगाबॉन्ड की, जो उनका सेल्फ इम्पोज प्रेशर है ना परफेक्शन को लेकर, वो ही कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अगेन शायद प्रॉब्लम वर्ड इतना अच्छा वर्ड नहीं है इधर यूज करने के लिए, लेकिन इन केस ऑफ वैगाबॉन्ड वो शायद उतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है। वैगाबॉन्ड के केस में उनके लिए वो जो नॉवल है वो एक आर्ट से कम नहीं है और वो उस आर्ट के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जिस वजह से वो अपनी वैगाबॉन्ड मांगा में परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन रियल मांगा के केस में ऐसा नहीं था। जो उनका बास्केटबॉल स्पोर्ट को लेकर पैशन था वो उनको हेल्प करता है और भी ज्यादा क्रिएटिव होने में उस मांगा को लेकर, जिस वजह से वो उस मांगा को ड्रॉ करते वक्त इंजॉय कर सकते हैं। कि इन केस ऑफ वैगाबॉन्ड ऐसा नहीं है। वो जो एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस की उनको भी तो डिलीवर करना है, एंड एज अ ऑडियंस हम सोचते हैं कि उनको मांगा चैप्टर्स को डिलीवर करना चाहिए, ये उनकी जॉब है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उन्होंने इस फील्ड में आना इसलिए चूज नहीं करा कि
वो ये जॉब करना चाहते थे। उन्होंने इस पाथ को इसलिए चूज करा था क्योंकि वो एंजॉय करते थे ड्राइंग मांगास, बट एज अ फैन आई रियली होप वो आज भी बास्केटबॉल तो जरूर खेलते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बास्केटबॉल ने उनको इंस्पायर करा है इस पाथ को चूज करने के लिए। एंड या एज अ फैन मैं अगले 11 साल के लिए भी वेट करने के लिए तैयार हूँ।